नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं उस्तेश नैन। देश के राजनीतिक दलों की जवाबदेही और पारदर्शिता तय करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग ने 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में रखने का फैसला सुनाया। खुद को नियम कानूनों से परे मानने वाले देश के राजनेता इस फैसले के विरोध में आ गए हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के इस आदेश को रद्द करने के लिए देश की सारी सियासत एकजुट हो चुकी है। संसद के मॉनसून सत्र में इस फैसले के खिलाफ विधेयक लाकर इसे रद्द करने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा विशेष में जानेंगे इस मसले पर राजनीतिक दलों की दलीलें कितनी सही हैं और कितनी नहीं। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गोस्वामी भी जुड़े रहेंगे। केंद्रीय आयोग ने 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को सरकारी मदद के आधार पर सार्वजनिक प्राधिकार मानते हुए आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के दायरे में रखने का फैसला सुनाया था। देश के नेताओं को फैसला रास नहीं आया और हमेशा अलग राग अलापने वाले नेता एक सुर में इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना आयोग ने जब आदेश दिया कि देश के राजनीतिक दल सूचना के अधिकार के दायरे में आएंगे, तो लगा कि सूचना आयोग के इस ऐतिहासिक फैसले से देश की राजनीति में पारदर्शिता आएगी। पर राजनीतिक दलों को संसद की सर्वोच्चता की चिंता सताने लगी है। खुद को लोकतंत्र का पहरेदार बताने वाले राजनीतिक दलों की ये फिक्र मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मुखरता के साथ नजर आई। संकेत है कि सभी राजनीतिक दल सूचना आयोग के आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए एकमत हो गए हैं। राजनीतिक दल आम आदमी को अपने खातों में झांकने का हक देने के पक्ष में नहीं है। अपने को बचाने के लिए तर्क दिया गया है संसद की सर्वोच्चता को बचाने का। राजनीतिक दल अपने लिए इस तरह का कोई कानून नहीं चाहते। जिस तरह से सभी दलों ने एकजुटता दिखाकर अपने आप को सूचना के अधिकार से बाहर रखने पर सहमति जताई है, ये एक बानगी है कि देश के नेता अपने लिए नियम कानून नहीं चाहते। सवाल ये है कि क्या नियम कानून सिर्फ आम आदमी के लिए हैं? राजनेता दलील दे रहे हैं आरटीआई का उनके खिलाफ दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन देश में क्या कोई ऐसा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं होता? हर कोई राजनीतिक और चुनावी सुधारों की बात कर रहा है, पर ये सुधार होंगे कैसे? अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पहरेदार बताने वाले ये नेता संसद की सर्वोच्चता की जो दुहाई दे रहे हैं, वो कितना सही है, ये बहस का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। बिल्कुल, हम भी जानना चाहते हैं। इस तमाम चर्चा में जानेंगे भी कि आखिर देश के राजनेता क्यों घबरा गए, क्यों हड़कंप मचा है राजनीति में। और इस तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं हेमंत गोस्वामी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और राजीव गोदारा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हरियाणा से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है A1 तहलका हरियाणा में। हेमंत गोस्वामी जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आप सबसे पहले तो ये बताइए, जो फैसला आया था केंद्रीय सूचना आयोग का, इसको आप कितना सही मानते, कैसे आंकते हैं आप? जी, मेरे हिसाब से ये फैसला पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जहाँ तक बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या कितने राजनीतिक दल जो हैं कितना पैसा ले रहे हैं, कितना लोगों से डोनेशन ले रहे हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उसको कैसे खर्च कर रहे हैं, यहाँ तक की बात है, यहाँ तक तो मैं सहमत हूँ। और ये चीज़ ऑलरेडी ही पहले से ही हमारे ये सूचना के दायरे में आती है। सारी राजनीतिक पार्टी को, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जितने भी 20,000 रुपये से ऊपर की जो भी उनके पास डोनेशन आती है, उसका ब्यौरा उनको इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है, जिसको सूचना के अधिकार में कोई भी ले सकता है, जिसको मैंने भी सूचना के अधिकार में हासिल किया है समय समय पे। तो यहाँ तक तो बात ठीक है जी। पर उसके बाद ये तर्क देते हुए कि ये राजनीतिक दल जो हैं इन्होंने सस्ते किराए के दफ्तर लिए हैं या कोई सस्ती भूमि सरकार से ली है और इसलिए इन्होंने पब्लिक के रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया या पब्लिक के पैसों का इस्तेमाल किया, इसलिए इनको आरटीआई के अंदर आना चाहिए, सूचना के अधिकार के दायरे के अंदर आना चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ऐसा
हमारे ही देश में क्यों हो ये भी मुझे समझ नहीं आता। तकरीबन 100 के करीब देश हैं जहां पर किसी ना किसी तरह से सूचना के अधिकार है, और उसमें नेपाल और एक आध अफ्रीका के देश को छोड़ के जो कि रिसेंट डेवलपमेंट है, और कहीं पर भी राजनीतिक पार्टियों को इस तरह से सूचना के कानून के दायरे में नहीं लेके आया जाता, क्योंकि राजनीतिक फैसले या राजनीतिक गठजोड़ या राजनीतिक जो डायलॉग होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर उनको स्पेस चाहिए, और क्योंकि इसको पब्लिक फंड नहीं करती, क्योंकि इसको सरकारें फंड नहीं करती। राजनीतिक पार्टी अगर बात की जाए, जितनी भी उनकी बातचीत होती है, जो भी एजेंडा वो सेट करते हैं, वो किसी न किसी रूप में बाहर तो आता ही है। अगर कोई जानकारी मांग लेता है फिर इसमें इतना हड़कंप क्यों, ये बात समझ नहीं आ रही। देखिए, आप समझिए कि इसका दुरुपयोग कैसे किया जाने वाला है। आप अब 6 पार्टियों की आपने बात की, टोटल देश में 850 से ऊपर रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, शायद अब ज्यादा हो गई हों, तो 850 से ऊपर रजिस्टर्ड पार्टीज हैं। इन रजिस्टर्ड पार्टी में से आप 6 पार्टीज को आप सूचना में दायरे में लाने की बात कर रहे हैं। कल को शायद थोड़ा बहुत और भी आप कोशिश करें। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका इसमें कुछ भी अस्तित्व पे नहीं है, जिन्होंने कभी कोई पब्लिक रिसोर्स नहीं इस्तेमाल किया है, जिनके पास ऑफिस भी नहीं है, तो वो सर्टनली सूचना के अधिकार से बाहर रहेंगे। ऐसे में कुछ पार्टीज जो हैं वो सूचना के दायरे में रहेंगी, सूचना के कानून के दायरे में रहेंगी, और बाकी सारे उससे बाहर रहेंगी, तो एक अनइवन प्लेइंग फील्ड वैसे ही बन जाएगा। दूसरा चीज, जब ये पब्लिक फंड नहीं करता इलेक्शन को, मतलब जब सरकारें फंड नहीं करती राजनीतिक पार्टी के सारे खर्चों को, तो ऐसे में या एक मेजॉरिटी या मेजर हिस्सा या एक सब्सटेंशियल अमाउंट को भी फंड नहीं करती, तो ऐसे में ये कहना कि राजनीतिक पार्टियों को कि हर तरह की सूचना जो है वो पब्लिक होनी चाहिए, वो मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। अगर सरकार इसको फंड करे। राजीव गोदारा जी के पास जाना चाहेंगे, आप पार्टी से हैं, प्रवक्ता हरियाणा के। राजीव गोदारा जी, हेमंत गोस्वामी सहमत नहीं है कि आरटीआई के दायरे में राजनीतिक पार्टियों को रखा जाए, क्या कहेंगे? नहीं, हर तरह से रखा जाए, हर तरह से, बिल्कुल। कुछ तरीके, कुछ चीजें मैं मानता हूं, जहां तक फंडिंग तक है वो मैं मानता हूं, वो ऑलरेडी है। कहते हैं कि चुनाव आयोग के पास उनका सारा ब्यौरा जाता भी है, लेकिन हर जानकारी मुहैया ना करवाई जाए जनता को, उनका ये तर्क है। अगर मैं हेमंत जी की बात जितना सुन पा रहा हूँ, कुछ बातों से सहमत हैं कि फंडिंग के मामले को तो उसके दायरे में रखा जाना चाहिए, परंतु पार्टियों की बाकी गतिविधियों को नहीं। मैं हेमंत जी को एक बात याद दिलाना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां हैं जिनको इस तरह की मदद मिलती है, उनमें चाहे वोटर लिस्ट हो, चाहे टीवी पे या दूरदर्शन पे स्पेस हो या सस्ते प्लॉट हो, और बहुत सारी पार्टियां जिनको नहीं मिलता है, तो अनइवन हो जाएगा। तो जो राजनीतिक पार्टियां जिनकी बात ये कह रहे हैं, उन राजनीतिक पार्टियों के पास एक और ऑप्शन था इस देश की लोकतंत्र के अंदर। वो ये कहते कि आज के बाद हम सरकार से किसी तरह की कोई मदद नहीं लेंगे, जो सस्ते प्लॉट हमारे पास हैं उनकी हम पूरी कीमत देंगे, इसके अलावा हम कोई किसी तरह का प्लॉट अलॉट नहीं करवाएंगे, कोई सरकारी किसी तरह का फंडिंग जो सरकार से हो सकती है उसको हम इनकार करते हैं। और इनकी परिभाषा के तहत जिस तरह बाकी पार्टियों पर आरटीआई लागू नहीं होगी, इन पार्टियों पर भी लागू ना होती। अगर एक तरफ राजनीतिक पार्टियां, कुछ बड़ी राजनीतिक पार्टियां ये कहना चाहें कि मीठा मीठा तो गप और कड़वा कड़वा थू, ये इस देश की जनता स्वीकार नहीं कर सकती। इस देश की जनता की मांग ये है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच में ये पारदर्शिता होनी चाहिए, उनके बारे में इसके आगे की सूचना होनी चाहिए, जो हेमंत भाई कह रहे हैं। हेमंत जी ने कहा फंडिंग पे उनको कोई एतराज नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जिस आयोग ने जो फैसला दिया था, वो फैसले में जो सुभाष अग्रवाल थे और बेरीवाल थे, उन्होंने क्या सूचनाएं मांगी थी? उन्होंने मांगा था कि भाई आपका इससे पिछला मैनिफेस्टो क्या था, आपकी सरकार रही, वो मैनिफेस्टो कौन कौन सी चीजें आपने पूरी कर दी, आपकी फंडिंग कहां कहां से हुआ था, आपके आगे के विचार क्या हैं, या इस तरह की जो आपने अब तक कहा था जो सार्वजनिक जीवन में हो सकता है उसी के बारे में कहा था। एक तीसरा सवाल जो मैं और बात कहना चाहता हूं, इन राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चिंता के विषय क्या है और इस देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा क्या है? इन राजनीतिक पार्टियों में जो परिवारवाद पे खड़ी हैं, जिनमें आंतरिक लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, उस आंतरिक लोकतंत्र के सवाल से बचने के लिए और इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, क्योंकि आप पैसा किनसे ले रहे हैं, आंतरिक लोकतंत्र की बात मानते नहीं है, उससे बच रहे हैं। और फिर हेमंत जी जो बीच बीच की बात कह रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टियां तो ये भी नहीं मान रही हैं कि हमें फंडिंग का भी हिसाब देना है। इन्होंने भी कहा कि चुनाव आयोग को बता देती हैं। चुनाव आयोग को कब बताती हैं कि कब मोदी, अंबानी और अदानी से पैसे लेते हैं और कब कांग्रेस नवीन जिंदल को किस किस तरह से हित पूरे करती है। चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं इस मामले को समझने लगा। चुनाव आयोग भी चाहता कि पारदर्शिता आयोग, जो पैसे का लेन देन बढ़ गया है, चुनाव में इस्तेमाल जो होने लगा है, उस पर रोक लगे और ये कदम अगर उठाए जाए तो कहीं ना कहीं सही पारदर्शिता आएगी। सुदेश, मेरा यह कहना है कि इस देश के जो जितना यहाँ का जल जंगल जमीन की जो संपदा है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी लूट का जो पूरा धंधा है उसको जारी रखने के लिए, उसको और तेज करने के लिए, इस देश की जनता को रौंद देने के लिए इस तरह का संशोधन प्रस्ताव पास किया जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है?
हेमंत जी, जिन राजनीतिक पार्टी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब चुनाव आयोग तक आपने भी देखा होगा, चुनाव आयोग भी गंभीर इस पूरे मामले को लेकर, जिससे चुनाव में पैसे का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वोटों खरीदने की बात आती है, और अगर इस तरह के कदम ना उठाए गए तो आपको लगता है कि इस तरह रोक पाएगी, पारदर्शिता आएगी? मुझे नहीं लगता कि इससे किसी तरह का भी जो ये बोल रहे हैं जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है उसमें इनको कोई सहायता मिलने वाली है, या लूट खसूट या करप्शन पे इस पे कोई रोक लगने वाली है जो ये बोल रहे हैं। मैं उनके रजीब भाई की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जहां तक मैं इसका जवाब आपको देता हूँ, मैं एक मेरे को मेरी बात आप रखने दीजिएगा। जहां तक इन्होंने बोला कि वो पैसे लेते हैं, सस्ती जमीन ली उन्होंने, या इसमें से बहुत सारी पार्टीज तो कुछ पार्टीज तो ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ किराए पे जगह ली हुई है, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये बोला कि इन्होंने सस्ते किराए पे जमीन ली हुई है सब्सिडाइज, तो इसलिए इनको आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए। अगर यही लॉजिक मान लें तो यूनाइटेड नेशन की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं हमारे देश में, वो सारी के सारे यूएन के सारी बॉडीज जो हैं वो आरटीआई के तहत आनी चाहिए। बहुत सारी दुनिया भर के यहाँ पर जितने भी हमारे देश में एम्बेसीज हैं वो सारी के सारे आरटीआई के दायरे में आने चाहिए। वहां पर जी वो तो मसला ही अलग नहीं, बिल्कुल अलग मसला नहीं है। पब्लिक रिसोर्सेज का अगर हम सिर्फ वही इशू देखेंगे तो जितना हमें यूनाइटेड नेशन इन्फ्लुएंस करता है या जो उनकी पॉलिसीज हमें इन्फ्लुएंस करती है, उतने तो शायद राजनीतिक दल बिल्कुल भी नहीं करते। यहां से जब चुन के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं या एमएलए बनते हैं, तब उनकी कार्रवाई या उनका जो ऑफिस की सारी डिटेल है वो पब्लिक होनी चाहिए। ये मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। पर अजीब भाई से पूछिए कि ये जितना भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ऑफिस है, एमएलए का ऑफिस है, ये तो आरटीआई के दायरे में है नहीं। तो अगर आप अनइलेक्टेड हैं तो आप